हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, हम ग्रामर में हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें नाउन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुकी हैं, वर्ब और एडवर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम ग्रामर के बीच बीच में मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए इंग्लिश पैरागोजी से भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश पैरागोजी की 7th क्लास लेकर आई हूँ, जो कि बेस्ड है स्किल्स पर। कौन कौन से स्किल्स लैंग्वेज को सीखने के लिए या लैंग्वेज में बेटर कम्युनिकेशन के लिए हमको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर हमारी आज की क्लास बेस्ड है। ठीक है, ये क्लास 2 भागों में बटी हुई रहेगी। मतलब मैं आपको आज 2 स्किल्स के बारे में आज बताऊंगी, 2 स्किल्स के बारे में कल बताऊंगी। उससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपके लिए अलग से पीपीटी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज। हमारा जो चैप्टर है स्किल्स का, पैरागोजी लैंग्वेज स्किल्स का, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, जो कि आपको www.pscadda पर अवेलेबल है। हमारी जो ये टेस्ट है, ये जो 80 फुल लेंथ टेस्ट है, वो ये www.pscadda.com पर अवेलेबल है। अगर आप ये 80 टेस्ट है, उसमें से 10 फुल लेंथ टेस्ट है इंग्लिश वालों के लिए, 10 फुल लेंथ टेस्ट संस्कृत वालों के लिए, और बाकी से 60 टेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। 150 क्वेश्चन पर टेस्ट में है, और उनकी समय सीमा रहेगी 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इनको आप परचेज कर सकते हैं ओनली 400 रुपीज़ में। इनमें एक टेस्ट फ्री रहेगा, जिसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट क्वालिटी वाइज लगता है कि अच्छा टेस्ट है, तो आप बाकी टेस्ट परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट को परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिस इज़ आ व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस। और ये जो टेस्ट रहेंगे, इनमें से हम कुछ टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से भी करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है फ्रेंड्स? लैंग्वेज स्किल्स 4 टाइप की होती है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LSR और W। ठीक है, कभी आपसे ये पूछा जाए कि LSRW क्या है, तो क्या होती है? लैंग्वेज स्किल्स होती है। अब स्किल क्या होता है? देखिए, 2 चीज़ें होती है। एक होता है टैलेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो ग्रेड 1 की एग्ज़ाम मैंने दी थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस होता है। तो बताइए, टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, टैलेंट जो होता है वो जन्मजात होता है। टैलेंट इंसान में जन्मजात होता है। ठीक है, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, जैसे कि आप अच्छा दौड़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी, आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा नाच सकते हैं, तो वो टैलेंट जन्मजात होता है। जबकि स्किल जो होती है, स्किल सीखी जाती है 1 बाय 1। जैसे आपने कुछ एक सीखा है ना, पहले आपने एक वर्ड सीखा, उस वर्ड से आपने 2 वर्ड सीखे, फिर धीरे धीरे आपने पूरा सेंटेंस सीखा, आपने धीरे धीरे कम्युनिकेशन सीखा और बहुत अच्छा बोलना सीख गए, तो क्या है, आपने वो स्किल सीखी है। तो जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमारी स्किल होती है, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है कौशल। ठीक है, और जो चीज़ें हम में जन्मजात होती हैं उन्हें टैलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल्स जो होती है वो 4 टाइप की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स आखिर होती क्या है। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स रिलेट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है, किससे रिलेट होती है? जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज यूज़ करने के, जो डिफरेंट पहलू होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? जो डिफरेंट पहलू होते हैं लैंग्वेज यूज़ करने के, उनसे रिलेट करती हैं, उनसे संबंध रखती है कि हम लैंग्वेज को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करें, उन पर बेस्ड होती हैं। When we learn a language, there are 4 skills that we need for complete communication. जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो 4 स्किल्स होती हैं। कितनी? 4 स्किल्स होती हैं, जो कि मैं आपको अभी बताया है कौन कौन सी। LSRW 4 स्किल्स होती है जो हमें कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होती है। अगर इन चारों में से एक भी में हम कमज़ोर हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाएगी। कि जैसे हमने ढंग से सुनना नहीं सीखा, तो हम उसको ढंग से स्पीक नहीं कर पाएंगे। अब ढंग से जब हम स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको ढंग से रीड कैसे कर पाएंगे, और जब रीड ही नहीं कर पा रहे तो उसको राइट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों ही स्किल्स जो होती हैं एक दूसरे पर बेस्ड होती हैं।
दूसरी चीज़ ये कि कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए हमें इन चारों ही स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें से कुछ एक में भी हम कमज़ोर हैं या एक हमको नहीं आती है तो हमारा कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा। दिस 4 स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं। लिसनिंग मीन्स क्या होता है? लिसनिंग मीन्स सुनना। ठीक है, स्पीकिंग मीन्स बोलना, रीडिंग मीन्स पढ़ना और राइटिंग मीन्स क्या होता है? लिखना। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में भी यही क्रम रहता है लैंग्वेज का। ठीक है, मान लो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी है उनमें भी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन सब में सेम ही बनते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम सब में सारी ही लैंग्वेज में, चाहे आपका संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, सब में ही बच्चों को सिखाने का जो क्रम रहता है, स्किल्स सिखाने का जो क्रम रहता है, वो क्या रहता है? LSRW ही रहता है। यानी कि पहले बच्चा देखिए, सुनना कैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्ट बोलना नहीं सीखता है। वो क्या करता है? पहले जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने आसपास वालों को वो सुनता है, जैसे उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाकी दादा दादी, भाई बहन, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनता है। ठीक है, वो पहले से पैदा होते ही कोई बच्चा बोलना नहीं सीख जाता है, वो सुनता रहता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता और अपने आसपास वालों को अनुकरण करके फिर धीरे धीरे वो एक दो शब्द दोहराने लगता है। ठीक है, जैसे मामा, पापा, मम्मा, मामा, चाचा, काका, इस टाइप से वो क्या करता है? धीरे धीरे बोलना सीखने लगता है। ठीक है, फिर जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको और अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना सिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है, आप जो भी स्कूल में वर्क कर रहे हो, आपने देखा होगा कि आप जब जो नर्सरी के बच्चे रहते हैं उनको हम पहले से लिखना पढ़ना नहीं सिखाते। पहले क्या सिखाते हैं? पहले हम उनको सुनना सिखाते हैं कि टीचर जो भी बोलेगी उसे ध्यान से सुनना और टीचर के साथ साथ उस चीज़ को आप रिपीट करना। ठीक है, टीचर के बाद उस चीज़ को रिपीट करना। तो पहले टीचर कविता पोएम की कोई एक लाइन बोलकर सुनाते हैं, फिर स्टूडेंट भी उनके साथ साथ स्पीक करते हैं। मतलब पहले वो क्या करते हैं? पहले सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं, फिर उसको दोहराते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं हम उनको पढ़ना सिखाते हैं कि APPLE, एप्पल मीन्स सेब। ठीक है, इस टाइप से उनको हम धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं, उनको सिंबल्स की जानकारी देते हैं कि A ऐसे होता है, B ऐसे होता है, C का सिंबल ये होता है, D का सिंबल ये होता है। तो हम उन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं? सिंबल से अवगत करवाते हैं, उन्हें परिचित करवाते हैं कि A कैसे लिखा जाता है, B कैसे, C कैसे, D कैसे। उन्हें इमेज के थ्रू हम समझाते हैं और धीरे धीरे उन्हें पढ़ना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो पढ़ना सीख जाते हैं, पढ़ना और लिखना मोस्टली एक ही साथ सिखाया जाता है कि उन्हें लिख लिख कर पढ़ना और पढ़ पढ़ कर लिखना सिखाते हैं। जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे पहले उन्हें देखे देख लिखने की बोलते हैं कि आप ये जो है इसको देख कर लिखिए। फिर बच्चे धीरे धीरे उसको बिना देखे लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज जो इनका क्रम ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चा सीखता ही इसी क्रम में है। पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और धीरे धीरे वो लिखना सीखता है। ठीक है, इस टाइप से बच्चों की चारों स्किल जो है उसके लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट में या उसको लैंग्वेज में मास्टर बनाने में, उसको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनाने में सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, देखिए लैंग्वेज स्किल्स जो होती है इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में कौन कौन से? फर्स्ट भाग है ये और दूसरा भाग है ये। ठीक है, इसको लैंग्वेज स्किल्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक भाग ये और एक भाग ये। अब एक फर्स्ट भाग कौन सा है? रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव या पैसिव। इसमें लिसनिंग और रीडिंग आते हैं। एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव या क्रिएटिव, इनमें स्पीकिंग और राइटिंग आते हैं। अब रिसेप्टिव क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहणशील। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील। ऐसी स्किल्स जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसी स्किल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, जिनमें हम और देखो इसको रिप्रोडक्टिव भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रहणशील होती है या पैसिव होती है, इसमें हमें ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनमें हम क्रियाएं नहीं करते हैं। जैसे हम सुन रहे हैं कुछ, तो सुनने में क्या हम कुछ हाथ पैर हिलाते हैं या फिर ऐसी वैसी कुछ एक्टिविटी करते हैं? नहीं, बस सुन लेते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो क्या आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ रही है? नहीं। एक्टिविटी किसे करनी पड़ रही है? मुझे, कि मुझे बोलना पड़ रहा है, जबकि आप तो चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। तो लिसनिंग क्या होती है? इसमें हम
क्या करते हैं, चुपचाप ग्रहण करते हैं उस चीज़ को। और रीडिंग जो होती है, रीडिंग भी पैसिव या रिसेप्टिव होती है, रीडिंग भी ग्रहणशील होती है कि उसमें भी हमें कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, पैसिव स्किल्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि रिसेप्टिव स्किल, इन चारों में से रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी है। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है वो हमारे रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव या पैसिव, तीनों में से कुछ भी नाम आ सकता है कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, रिप्रोडक्टिव स्किल कौन सी है या पैसिव स्किल कौन सी है। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये हमारी रिसेप्टिव या पैसिव स्किल होती है, जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्किल है एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव या क्रिएटिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव का मतलब क्या, जिनसे हम दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। तो जब हम दूसरों के सामने जिन स्किल्स के थ्रू हम दूसरों के सामने अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। इन्हें प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं, क्रिएटिव भी कहते हैं, क्रिएटिव या एक्टिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इन चारों में से आपके सामने कोई भी नाम आ जाता है कि लैंग्वेज स्किल्स में से एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या एक्टिव स्किल्स कौन कौन सी है, तो स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल्स जो है वो एक्टिव स्किल्स होती है। क्यों, क्योंकि स्पीकर को जब आप बोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ती है, जब आप लिखते हैं तब भी आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं और अपने हाथ चलाने पड़ते हैं, मतलब ठीक है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्रिएटिव रहना पड़ता है। ठीक है, आप इनके द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे आप लिखकर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बोलकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, लिखकर भी। ठीक है, तो ये दो स्किल्स जो है स्पीकिंग और राइटिंग, ये कौन सी है, एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या एक्टिव स्किल्स कहलाती है। और ये दो स्किल्स जो है लिसनिंग और रीडिंग, ये रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव या पैसिव स्किल्स कहलाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लिसनिंग को। अब लिसनिंग क्या होती है, देखिए दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। लिसनिंग क्या होती है, यह अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्किल कौन सी है लैंग्वेज लर्निंग की, तो फर्स्ट स्किल कौन सी है, लिसनिंग होती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये लैंग्वेज लर्निंग की फर्स्ट स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का, सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप जितना अच्छा आप सुनेंगे, जितना प्रॉपर अटेंटिव होकर आप सुनेंगे, उतना अच्छा आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में आएगी। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, गाने गाते हैं। ठीक है, जो भी सॉन्ग्स वो गाते हैं उनमें मोस्टली वो मिस्टेक करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं। ठीक है, वो किसी भी वर्ड को कुछ भी दूसरा वर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि उनकी जो लिसनिंग पावर होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उनका माइंड जो होता है वो इतना अटेंटिव नहीं होता है कि वो एक गाने को भी ध्यान से सुन सके। ठीक है, इसलिए वो मोस्ट ऑफ वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्योंकि उसको गलत सुनते हैं। अगर आप गलत सुनेंगे तो आप उस चीज़ को उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप गलत ही करेंगे। ठीक है, तो सुनना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इफेक्टिव लिसनिंग नीड्स सम कॉन्शियस एफर्ट एंड अ विलिंग माइंड। इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है, इफेक्टिव लिसनिंग किसको कहते हैं, जिसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसको कॉन्शियस एफर्ट, जिसको कुछ जो एफर्ट्स होते हैं, जिसको प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और एक विलिंग माइंड कि आपके माइंड मतलब आपका मन भी होना चाहिए सुनने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है और आपका सुनने का मन नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती सुने जा रहे हो। अच्छी लिसनिंग के लिए, प्रॉपर लिसनिंग के लिए आपके खुद के भी प्रयत्न होने चाहिए और आपका माइंड जो है वो विलिंग होना चाहिए, मतलब आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए सुनने की, तभी लिसनिंग जो है वो परफेक्ट हो सकती है या इफेक्टिव हो सकती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, इट इज़ अ नॉन रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज ईयर्स एंड आवर ब्रेन टू कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज। इसको क्या कहा जाता है, अभी हमने देखा इसको क्या कहा जाता है, इसको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है या पैसिव स्किल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे अंदर हम उन चीज़ों को लेते हैं, बाहर व्यक्त नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको रिसेप्टिव या पैसिव स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की, देखिए ये हमसे क्या क्या रिक्वायर करती है कि हम अपने कानों का और अपने ब्रेन का यूज़ करें। अपने कानों से सुनकर अपने ब्रेन के द्वारा हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो इट रिक्वायर्स अस टू, ये क्या रिक्वायर करती है हमसे कि हम अपने कानों का और अपने ब्रेन का यूज़ लैंग्वेज को समझने में करें। ठीक है,
प्रॉपर लिसनिंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, इसको आप यहाँ पे ये पीएससी अड्डा की वजह से छुप गया है, तो आप स्टूडेंट्स कर लेना, इसको लिख लेना अगर आप लिखना चाहें तो। प्रॉपर लिसनिंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। अगर आपकी लिसनिंग, अभी यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी लिसनिंग प्रॉपर है, अगर आप सही तरीके से किसी वर्ड को लिसन करते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप उसको जितना सही सुनेंगे उतना ही अच्छे तरीके से उस वर्ड को उच्चारित कर पाएंगे या बोल पाएंगे। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। देखिए प्रोसेस, लिसनिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है। देखिए फर्स्ट है रिसीविंग। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, तो लिसनिंग की प्रोसेस जो होती है उसमें क्या क्या आता है, रिसीविंग। अब रिसीविंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। रिसीविंग का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हियर द वर्ड एंड टेक नोट ऑफ इट इन माइंड। सबसे पहले हम उस वर्ड को सुनते हैं और दिमाग में उसका नोट बिठाते हैं, मतलब एक इमेज बिठाते हैं। ठीक है, मतलब उसको दिमाग में रखते हैं कि हाँ हमने कुछ सुना है। हम जो भी सुनते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो इसी को रिसीव करना बोलते हैं। रिसीव करने का मतलब है ग्रहण करना। दूसरा होता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना। क्या होता है, व्याख्या या अनुवाद करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या या अनुवाद करना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द साउंड अकॉर्डिंग टू लिसनर्स ऑन फ्रेम ऑफ माइंड, वैल्यू एंड नीड्स। आपने जो भी वर्ड सुना है या जो भी साउंड आपने सुना है, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, अब आप आपके दिमाग में उसके पहले से जो इमेज है, ठीक है, उस वर्ड को लेकर आपकी जो भी इमेज है, आप उसको अपने फ्रेम, अपने वैल्यू, अपने नीड्स और अपनी इमेज के अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे आपने एक वर्ड सुना है, आपने एक वर्ड सुना, आपने एक वर्ड सुना काऊ। ठीक है, काऊ आपने वर्ड सुना, या डॉग आपने वर्ड सुना। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना डॉग। ठीक है, अब आपने जैसे ही डॉग वर्ड सुना, आपके दिमाग में, आपने सुन तो लिया, अब ये आपके दिमाग में जाएगा वर्ड। अब आपने डॉग वर्ड सुना है, तो डॉग वर्ड की आपके दिमाग में क्या व्याख्या की है, आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी कुत्ते की। ठीक है, कि डॉग कैसा होता है। ठीक है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वफादार जानवर होता है। ठीक है, बहुत सारे घरों में पाला जाता है। ठीक है, ये इमेज आपके दिमाग में बनेगी। ठीक है, और आपका दिमाग उसकी क्या व्याख्या करेगा डॉग की, या उसका क्या अनुवाद करेगा कि डॉग क्या होता है, एक जानवर होता है जिसको पाला जाता है। अब आपने वर्ड सुना काऊ, अब काऊ क्या होता है, काऊ भी एक जानवर होता है जो हमें, जिसका दूध हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका गोबर भी यूज़ किया जाता है, जिसके दूध से दही बनाया जाता है, जिसको पूजा भी जाता है इंडिया में। तो ठीक है, आपने वर्ड सुना बस, तो बस की आपके दिमाग ने क्या व्याख्या की, बस क्या होती है, एक व्हीकल होता है। ठीक है, या वे टू ट्रांसपोर्ट, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम सवारी करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो भी वर्ड सुना, आपने, आपके दिमाग ने उसका क्या मीनिंग निकाला है। ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम शब्द को सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में जब वो वर्ड जाता है तो हमारा दिमाग उसकी व्याख्या करता है। हमारे जो भी टर्म्स, जो भी नॉर्म्स या जो भी फ्रेम बनी हुई है, हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं या जो भी नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा दिमाग जो है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनका एक ही मीनिंग होता है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना स्टेशनरी। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना स्टेशनरी। अब स्टेशनरी वर्ड जो होता है, स्टेशनरी, ठीक है, एक स्टेशनरी में NARY आता है और एक में NERY आता है। अब आपने उसको कहीं लिखा हुआ नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सुना, तो आपके दिमाग में अगर स्टेशनरी, स्टेशनरी का, स्टेशनरी वर्ड जो है उसके 2 मीनिंग होते हैं। जिसका NERY होता है, उस स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताबों से रिलेटेड जो स्टेशनरी होती है, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, वो सब जो स्टेशनरी सामान होता है उसको स्टेशनरी बोला जाता है। और NARY जहाँ पे होता है उसका मतलब होता है स्थायी या स्टेबल। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो इमेज पहले आती है, आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी, जैसे आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना है स्टेशनरी NARY वाला कि इसका मतलब स्थायी होता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही स्टेशनरी वर्ड सुनोगे आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यहाँ पे कॉपी किताबों की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत चेंज होता है और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और हमारे दिमाग में उसकी फिक्स इमेज होती है कि हाँ इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग करना। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए टू स्टोर द रिसीव्ड मैसेज फॉर फ्यूचर नीड्स। अब आपने जो वर्ड सुना है, ठीक है, वो वर्ड आपने सुन लिया, या जो सेंटेंस सुना है वो सेंटेंस आपने सुन लिया, उसका मीनिंग भी आपके दिमाग ने निकाल लिया, या आपने मीनिंग किसी और ने बता दिया मान लो आपको, ठीक है, वो हो गया। अब आप क्या करेंगे, किसी और ने जब आपको मान लो उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप गेस करेंगे। सबसे पहले तो आप गेस करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर गेस सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो आप किसी और से मीनिंग पूछेंगे। जब किसी और ने मीनिंग बता दिया तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है, धारण करना। तो हम उस शब्द को क्या करेंगे या उस सेंटेंस को क्या करेंगे, हमारे माइंड में फ्यूचर के लिए रिसीव करके फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेंगे। मतलब अब जब हम कभी भी उस वर्ड को सुनेंगे या उस मैसेज को सुनेंगे या उस सेंटेंस को सुनेंगे तो हमारे दिमाग में झट से क्लिक हो जाएगा कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग तो वही होता है, ठीक है। जैसे आपने आज ये देखा, ये स्टेशनरी और ये स्टेशनरी। अब आपको ये स्टेशनरी में NERY वाला स्टेशनरी का मतलब पता था कि इसका मतलब क्या होता है, बुक्स होता है, कॉपी होता है, पेन पेंसिल होता है, ठीक है। और इस स्टेशनरी का मतलब आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि NARY का मतलब क्या होता है, स्थायी या स्टेबल। तो अब जब भी आप ये दोनों वर्ड सुनेंगे, जब भी आप स्टेशनरी वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में दो चीज़ें क्लिक होगी कि या तो इसका मतलब स्थायी हो सकता है या इसका मतलब कॉपी किताब हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग ने उस चीज़ को धारण कर लिया है, मतलब उसको रिसीव करके स्टोर कर लिया है आपके माइंड ने कि हाँ अब ये शब्द अगर फ्यूचर में कभी सामने आता है तो हम इसका मतलब बता सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस है रिस्पॉन्डिंग। अब रिस्पॉन्डिंग क्या होता है, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, ठीक है। टू इवेल्युएट स्पीकर्स मैसेज एंड रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू इट। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने जो स्पीकर है बोलने वाला है उसके मैसेज को सुना, ठीक है, जैसे ही हमने जो स्पीकर है उसके मैसेज को सुना, हम क्या करेंगे उसके मैसेज का या उस शब्द का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। हमने स्टोर भी कर लिया, अब उसका मूल्यांकन भी कर लिया कि ये सही है या नहीं है। अगर हमें उसमें कुछ गलत लगता है तो हम डिक्शनरी में सर्च करेंगे, किसी दूसरे से पूछेंगे। अब हमने उसका मूल्यांकन कर लिया, इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब हमने उसको इवेल्युएट कर लिया और हम क्या करेंगे, अब हम उसके हम उसने जो भी बोला है, स्पीकर ने जो भी बोला है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अगर उसने हमारी प्रतिक्रिया मांगी है तो हम उसको प्रतिक्रिया देंगे, हाँ या ना में तो जवाब देंगे ही सही, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। जैसे आपके सामने टीचर ने कोई भी शब्द रखा, ठीक है, तो उस शब्द को सबसे पहले तो आप रिसीव करते हो, है ना, सुनते हो। उसके बाद उसकी व्याख्या, आपका दिमाग उसकी व्याख्या करता है कि इसका मीनिंग ये हो सकता है या वो हो सकता है, गेस करता है ना। उसके बाद आप उसको, जब टीचर उसका सही मीनिंग बता देते हैं तो आप उसको रिटेंशन हो जाता है, मतलब वो आपके दिमाग में धारित हो जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड आएगा तो हम इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप क्या करते हो, जब टीचर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको रिस्पॉन्ड करते हो, मतलब अपनी प्रतिक्रिया देते हो। तो ये लिसनिंग की 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग जो होती है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव वर्ड आपने कहाँ सुना है, आपने एक वर्ड सुना होगा ICU। ICU मीन्स क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। जहाँ पे गहन चिकित्सा की जाती है ना, उसको गहन चिकित्सा इकाई को ही क्या बोला जाता है, ICU। तो इंटेंसिव का रिलेशन यहाँ उसी गहन से है कि जहाँ पर हम ध्यान से सुनते हैं किसी भी शब्द को या कोई भी लेसन जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत गहन या गहराई से सुनते हैं, तो उसे इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। और इंटेंसिव लिसनिंग क्यों की जाती है, इंटेंसिव लिसनिंग करने का रीज़न ये है कि हमें किसी भी जो चीज़ है, कोई भी जो चीज़ है, उसकी पूरी जानकारी, उसकी पर मिनट डिटेल चाहिए होती है, गहरी जानकारी चाहिए होती है। तो उस गहरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम इंटेंसिव लिसनिंग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटेंसिव लिसनिंग इज़ व्हाट यू डू इन क्लासरूम। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, जो आप क्लासरूम में करते हो। जब टीचर कोई लेसन समझा रहे हैं, कुछ फार्मूलाज समझा रहे हैं, आपको मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, इंग्लिश से में टेंस समझा रहे हैं, कोई पोइम समझा रहे हैं, तो जो आप सुनते हो ध्यान से उसको इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इंटेंसिव लिसनिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको सही कर लीजिएगा आप, ये इसको देखकर, ये इंटेंसिव लिसनिंग की सही स्पेलिंग है। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग इज टू फोकस ऑन अ सर्टन डिटेल। ये किस पर फोकस करती है, ये डिटेल पर फोकस करती है, निश्चित डिटेल पर, कि किसी भी जो सेंटेंस है, किसी कोई भी जो चैप्टर है, कोई भी जो लेसन है, उसकी पूरी डिटेल पर फोकस करता है। इंटेंसिव लिसनिंग इज टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। इंटेंसिव लिसनिंग किस लिए की जाती है, स्पेसिफिक, ताकि आपको पर्याप्त जानकारी
मिल सके और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। इंटेंसिव लिसनिंग क्यों की जाती है? ताकि आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है और आपको उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, अच्छे से समझ सकें। With the help of the listener, you can get every minute and detailed description and information of the lesson. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द लिसन, यहाँ पे हेल्प ऑफ द स्पीकर आएगा, यहाँ पे लिसनर की जगह आप स्पीकर की कर दीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ द स्पीकर यू कैन गेट एवरी मिनट एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन इन इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेसन। हम क्या कर सकते हैं कि इस लिसनिंग के द्वारा हम स्पीकर जो भी बोल रहा है उसकी हेल्प से पर मिनट की डिटेल ले सकते हैं। मतलब एक एक मिनट में उसने कितना समझाया है, क्या समझाया और कितना गहराई में समझाया है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरी इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो जाती है उस लेसन की। किसके द्वारा? इंटेंसिव लिसनिंग के द्वारा। इट नीड्स प्रॉपर अटेंशन। अब इंटेंसिव लिसनिंग के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर हमारा दिमाग अटेंटिव नहीं है, अगर हम फिकल माइंडेड होकर बिल्कुल उस चीज़ को सुन रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है, केयरलेस होकर सुन रहे हैं, तो हम कभी भी इंटेंसिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। इंटेंसिव लिसनिंग के लिए आवश्यक है कि हमारा दिमाग जो है हमारा दिमाग जो है वो प्रॉपर अटेंटिव रहे और ध्यान से हम उस चीज़ को सुने। ठीक है, हम जो ध्यान से सुनते हैं ना, ध्यान लगाकर, ताकि हमें किसी चीज़ की डिटेल्ड जानकारी मिल सके, उसको इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। अब व्यापक लिसनिंग या इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? देखिए, एक्सटेंसिव लिसनिंग इज अ वे टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल। जब हमारी इंग्लिश लिसनिंग स्किल की हम बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो उसको एक्सटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। इसमें प्रॉपर अटेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप बस एक बार उस चीज़ को सुन लेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा, क्योंकि आपने पहले इंटेंसिव लिसनिंग की हुई होती है उसकी। ठीक है, इट मीन्स लिसनिंग टू मेनी डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स, वीडियोज एंड इंटरव्यूज अबाउट द सेम टॉपिक। अब आपने एक बार टीचर ने जैसे मान लो कुछ समझाया है आपको क्लास में, कोई भी टॉपिक, अब आपने उसकी इंटेंसिव लिसनिंग कर ली और पूरी तरीके से उसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमको और अधिक जानकारी की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड और बहुत सारे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे और इंटरव्यूज़ देखेंगे उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम हम उन इंटरव्यूज़ को, उन वीडियोज़ को, उन रिकॉर्डिंग को ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ें पहले सुन रखी होती है अपने टीचर से, तो हम उसको बस एक बार में सुन कर निपटा देंगे। क्योंकि वो चीज़ें जैसे जैसे उन रिकॉर्डिंग्स में, उन वीडियोज़ में, उन इंटरव्यूज़ में जैसे जैसे वो सेम बातें सामने आएगी, हमें ध्यान आता जाएगा कि हाँ, हमारे टीचर ने ये चीज़ हमें समझाई थी और ये चीज़ें तो हमने पहले सुन रखी हैं। ठीक है, तो हम बस डिटेल के लिए उनको बस ऐसे ही अपनी जो लिसनिंग स्किल है उसको सुधारने के लिए एक्सटेंसिव लिसनिंग करते हैं। इट विल हेल्प यू लर्न मोर वोकेबलरी। यह किस में हमारी सहायता करता है? ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब सीखने में। जो वोकेबलरी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में हमारी सहायता करता है। इट इज़ ओनली टू ग्रास्प द मेन आइडिया और थीम ऑफ द लेसन एंड इट इज़ फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो होता है कौन सा एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता एक्सटेंसिव लिसनिंग जो होता है, ये गहन जानकारी के लिए नहीं होता है, क्योंकि गहन जानकारी के लिए तो हम क्या कर चुके हैं, इंटेंसिव लिसनिंग कर चुके हैं। यह सिर्फ किसके लिए होता है? ताकि जो मेन आइडियाज़ है, सेंटेंस जो लेसन है, जो या जो चैप्टर है उसके जो मेन आइडियाज़ है या जो थीम है उसको हम कैप्चर कर सकें, और लेसन में जो मेन आइडियाज़ है, जो मेन पॉइंट है, उनको हम बस सुन लेते हैं। इसी को एक्सटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। इट डज नॉट नीड प्रॉपर अटेंशन। इसमें प्रॉपर अटेंशन की जरूरत नहीं कि नहीं आप बिल्कुल माइंड फ्री माइंड होकर बैठिए या अपना अटेंशन बिल्कुल इसी में दीजिए। आप बस आपने वो पहले इंटेंसिव देखो, एक्सटेंसिव लिसनिंग जो है ना वो किस पर बेस्ड होती है? इंटेंसिव लिसनिंग पर। एक्सटेंसिव लिसनिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपने पहले एक बार इंटेंसिव लिसनिंग कर रखी हो। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल अटेंटिव होकर नहीं सुन रहे, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एक्सटेंसिव लिसनिंग कब कर सकते हैं? जब आपने पहले उस चीज़ को समझ रखा हो। जैसे आपने पहले अगर इस चीज़ को पढ़ रखा है, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन सबको समझ रखा है पहले, तो आप मैं जो कुछ भी समझा रही हूँ उसकी सिर्फ एक्सटेंसिव लिसनिंग करेंगे। और अगर आपने पहले कभी भी इनको नहीं पढ़ा है तो आप उनकी इंटेंसिव लिसनिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रॉपर अटेंशन हम पहले कर चुके हैं किसमें? इंटेंसिव लिसनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं सम लिसनिंग एक्टिविटीज़। हम बच्चों को स्कूल में कौन कौन सी लिसनिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं या करवा सकते हैं? आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों से क्वेश्चन पूछना ताकि वो क्वेश्चन पूछे, उनको सुने और ध्यान से समझें। ठीक है, दूसरा है टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना बच्चों को, ताकि वो ध्यान से सुने और उसको समझ सके, ठीक है, क्योंकि सुनने से रिलेटेड है, तो जब तक स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी बच्चे कभी भी उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्ड और फ्रेज इटीसी, हम बच्चों के सामने नए नए वर्ड्स रख सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो, या नए नए फ्रेजेज या इडियम्स रख सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं सुने हुए हो, या पहले सुने हुए भी हो पर वो ऐसे हो कि इंटरेस्टिंग हो, उनके डेली यूज़ मतलब कि उनके जो रोज़ के कार्यकलाप होते हैं, उनका जो डेली रूटीन होता है उससे रिलेटेड हो, ठीक है, वो वर्ड्स उनके सामने रख सकते हैं हम। ये हमारी कुछ लिसनिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीकिंग। अब स्पीकिंग क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल इन ऑरल मोड। ये मैंने आपको बताया ही था कि ये कौन सी स्किल होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है या क्रिएटिव स्किल होती है, जिसमें हमें खुद भी एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हम पैसिव होकर नहीं बैठ सकते, उदासीन होकर नहीं बैठ सकते, इसमें हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हम कुछ तो एक्टिविटी करेंगे, मुंह बंद करके तो बोला नहीं जा सकता, है ना। तो इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल इन ओरल मोड, यह ओरल मोड में मतलब कि मौखिक रूप से क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन। यह क्यों यूज़ की जाती है, यह हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ की जाती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है कि हम जो वेरियस सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन है, उनमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर सकें। स्पीकिंग इज़ द सेकेंड लैंग्वेज स्किल। स्पीकिंग क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज स्किल है, ये आपको भी पता है, LSRW भी हमने सीखा ही था। पहले क्या होता है, LSRW, तो पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग, ठीक है। तो ये सेकेंड लैंग्वेज स्किल है। इट इज़ नॉन एज प्रोडक्टिव एक्टिव स्किल दैट रिक्वायर्स अस टू यूज अ वोकल ट्रैक्ट इन और ब्रेन टू करेक्टली प्रोड्यूस लैंग्वेज थ्रू साउंड। देखिए, ये इसको प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, उसका रीज़न ये है कि इसमें ये हमसे क्या रिक्वायर करती है, ये हमसे रिक्वायर करती है कि हम हमारा जो वोकल सिस्टम है, जो वाक तंत्र है या जो वोकल सिस्टम है उसको यूज़ करें, और साथ ही हमारे ब्रेन को यूज़ करें, ठीक है, ताकि हम किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको करेक्टली क्या कर सकें, करेक्टली प्रोनाउंस कर सकें और उनका साउंड भी बिल्कुल करेक्ट हो। देखिए, हम जो भी एक्टिविटीज़ करें, चाहे वो लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो, उसमें ब्रेन की जरूरत तो आपको पड़ती ही है, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे नहीं बोल सकते। अगर आप बिना सोचे समझे भी बोल रहे हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जिन लोगों, मान लो कि जो लोग मॉरन हैं या जो लोग मंदबुद्धि होते हैं, क्या वो इतनी अच्छे से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है वो कमज़ोर होता है। ब्रेन तो आप चाहे सोचे समझे बोल रहे हो या बिना सोचे समझे बोल रहे हो, ब्रेन तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता ही है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करती है कि एक तो हम अपने वोकल सिस्टम, अपने वाक तंत्र का पूरा पूरा यूज़ करें और अपने ब्रेन का यूज़ करें। Language is a tool for communication and we communicate in a better way if we have a good skill of speaking. Language क्या होती है? टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, टूल फॉर कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्या है? एक उपकरण है, किस चीज़ का? कम्युनिकेशन के लिए। और हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं बेटर वे में, हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप में देखिए, ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उनको सुनने के लिए लोग वेट करते हैं, जबकि जो अच्छे स्पीकर नहीं होते हैं उनको कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो हम, अगर हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। इन द अर्लियर स्टेज स्टूडेंट्स लर्न वोकेबलरी फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कन्वर्सेशन, रूटीन क्लासरूम लैंग्वेज etc। अर्लियर स्टेज जो होती है, मतलब कि जो शुरुआती स्टेज होती है, बच्चे जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या सीखते हैं, वो वोकेबलरी सीखते हैं, छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर किड। धीरे धीरे वो वर्ड सीखना स्टार्ट करते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं, ठीक है, ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और धीरे धीरे कन्वर्सेशन करना, उनकी जो रूटीन क्लासरूम कन्वर्सेशन है, ठीक है, जैसे रोज आना जाना, जैसे रूटीन क्लासरूम कन्वर्सेशन कैसे, जैसे आप टीचर से पूछते हो, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई सीट हियर, मे आई गेट माई कॉपी बैग। इस टाइप के जो सेंटेंस है छोटे छोटे क्लासरूम में जो बोले जाते हैं, पहले तो वोकैबुलरी सीखते हैं, फिर क्लासरूम रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं या जो लैंग्वेज होती है वो सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। By hearing this language over and over again, students will be able to make utterances in English.
अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्लास रूम का जो माहौल होता है, क्लास में टीचर्स जो भी बोलते हैं वो क्या करते हैं, ओवर एंड ओवर उसको सुनते रहते हैं। स्टूडेंट रोज के रोज ही उस चीज़ को सुनते हैं, टीचर जो भी बोलते हैं उसको रोज ही सुनते हैं, जैसे सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, तो उनके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ उनके दिमाग में फिट हो जाती है तो वो खुद भी, अटरेंस का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है, या कथन करना, तो वो धीरे धीरे खुद भी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस कुड ऑल्सो बी फर्दर एनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन। इसको और अधिक कैसे प्रसारित किया जा सकता है, और अधिक कैसे समझा जा सकता है, या और अधिक कैसे इसको अब्जॉर्ब किया जा सकता है, जो हमारी स्किल होती है, स्पीकिंग स्किल, इसको और अच्छे से कैसे सीखा जा सकता है, जब टीचर्स डिबेट्स और डिस्कशन का कोई एक्टिविटी रखे क्लास में। कि डिबेट्स का मतलब क्या होता है, डिबेट्स का मतलब होता है वाद विवाद, और डिस्कशन का मतलब होता है परिचर्चा। तो वाद विवाद और परिचर्चा के द्वारा टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों में स्पीकिंग स्किल या जो भाषा कौशल या जो बोलने का जो कौशल होता है उसको उन्नत कर सकते हैं। सब स्किल्स नीडेड फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए हमें किन किन सब स्किल्स की जरूरत होती है। सब स्किल मतलब कि उप कौशल जो है, सब स्किल मतलब उप कौशल, एक होता है कौशल और एक होता है उप कौशल। तो हमें स्पीकिंग के लिए, अच्छी स्पीकिंग के लिए किन किन कौशलों की जरूरत होती है, किन किन सब स्किल्स की जरूरत होती है। देखिए, क्लियर एंड क्रिस्प साउंड, हमारा साउंड क्लियर होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको एक बार सुनते से ही समझ सके कि हम बोलना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। थर्ड है यूज ऑफ स्ट्रेस, रिदमिक एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। हम जब कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि कौन से शब्द के कौन से पार्ट पर हमें स्ट्रेस जोर डालना है और कौन से पार्ट पर जोर नहीं डालना है, ठीक है। उसकी रिदम क्या है, उसका लय क्या है बोलने का, और इंटोनेशन का मतलब है आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है, ठीक है। कब आवाज़ में उतार लाना है, कब चढ़ाव लाना है, ये भी हम कब सीख सकते हैं, ये हम तब सीख सकते हैं जब हमें पता हो कि ये हम तब सीख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल को मतलब स्पीकिंग को हम तब अच्छे से सीख सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन से शब्दों में स्ट्रेस कहाँ देना है, उनको किस लय में बोलना है, और आवाज़ में उतार चढ़ाव कब लाना है, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आप शब्दों का जब सही रूप यूज़ करते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग सही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब आप सही स्पेलिंग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलेंगे भी सही, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये सेंटेंस का सही ऑर्डर होता है। तो इस सेंटेंस, तो हम जब भी कोई सेंटेंस बोलें हमेशा यही पैटर्न लेकर चले, और भी जो पैटर्न होते हैं, जैसे पैसिव का थोड़ा अलग पैटर्न होता है, एक्टिव का अलग पैटर्न होता है, आप कोई फ्रेज बोल रहे हैं, ईडियम बोल रहे हैं, उनमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो किसका पैटर्न क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए अगर आप अपनी स्पीकिंग स्किल को सुधारना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है, आप नए नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नए नए सेंटेंसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं, और भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब दो और कौशल बचे हैं हमारी, रीडिंग और राइटिंग, तो उनको मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी, ठीक है। तो तब तक आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारी टीम ने आपके लिए 80 ऑनलाइन टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, जो काफ़ी क्वालिटी वाले टेस्ट हैं, ठीक है। तो आप उनको मात्र 400 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।